Assalamu alaikum students. I'm your biology teacher. My name is Iram Shahid. I know e-learning is a new experience for all of us, but during this pandemic, it is a most effective way to overcome the educational loss. So, by mutual cooperation, you will learn a lot. Today, I will explain chapter number 1, Introduction to Biology. In this chapter, we will cover following topics: definitions of biology and other branches of biology, relationship of biology with other sciences, biological methods of study, contribution of recent Muslim and old Muslims and other biologists, Islamic and other views about origin of life on Earth. I am explaining what is biology. The word biology is composed of two Greek words: bios means life and logos meaning discourse. It means that it is a branch of natural science that deals with organisms and different phenomena of life. यानी हम बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्ट्स हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. If we talk about its main branches, there are two main branches of biology, that is botany and zoology. If we talk about botany is the scientific study of plants and zoology is the scientific study of animals. Let's talk about branches of biology which are common to botany and zoology, which are: number 1, morphology, the branch of biology which deals with the study of external structure characteristics of plants and animals. यानी हम morphology के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक्सटर्नली होते हैं वो हम पढ़ते हैं. नंबर 2 इज़ एनाटॉमी. इट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. इन प्लांट्स इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन रूट, स्टेम्स एंड लीफ. एनाटॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और प्लांट्स को हम जब कट करेंगे तो हमें वहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स तो नहीं दिखेंगे, लेकिन टिश्यूज़ हमें दिखेंगे जो कि रूट हैं, स्टेम्स में और लीव्स में. एनाटॉमी में हम इसको पढ़ते हैं कि तमाम टिश्यू सिस्टम्स को प्लांट्स के पढ़ते हैं. नंबर 3 इज़ हिस्टोलॉजी. Histology deals with the study of tissues of plants and animals under microscope. माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो स्टडी होती है प्लांट्स टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ की, वो हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं. नंबर 4 इज़ साइटोलॉजी. जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स. हम इस बायोलॉजी की ब्रांच में तमाम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स के फंक्शंस के बारे में, कंपोजिशन यानी वो किस तरह से बना हुआ है, और उसके पूरे पार्ट्स को हम सेल्स के, एनिमल के हों या प्लांट्स के हों, वो हम पढ़ते हैं. फिजियोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिजियोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि वो प्लांट हों या एनिमल्स हों, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं. Now we have ecology. It is the study of relationships of living organisms with each other and with their non-living environment. It is also called environmental biology. Ecology को हम environmental biology भी कहते हैं. इसके अंदर हम क्या relationships पढ़ते हैं? Between living organism with each other and with their non-living environment. अगर हम living organisms की बात करते हैं तो हमें बायोस्फीयर में दो तरह के living organism दिखते हैं, जो कि एक प्लांट्स हैं और एक एनिमल्स और ह्यूमंस हैं. ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स और ह्यूमन और जानवर सब एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं. प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, दे मेक देयर ओन फूड. फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपना ग़िज़ा बनाते हैं. इनको छोटे एनिमल्स खाते हैं, छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खाते हैं, और इस तरह से वो हम तक पहुंचते हैं जब हम उनको खाते हैं. तो इस तरह से हमारा एसोसिएशन एक दूसरे के साथ है. ठीक है, इनमें से एक चेन में से कोई भी एक चीज़ ख़त्म हो तो हमें नुकसान पहुंचता है.
इसी तरह से जब हम मर जाते हैं तो हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो हमको डिकम्पोज करते हैं और दोबारा से फिर क्या करते हैं, हमें डिकम्पोज कर देते हैं, हम गैसेस की सूरत में दोबारा से बायोस्फीयर के अंदर मिल जाते हैं। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं। इसके अलावा हमारे पास नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉइल है और इस तरह से, और हम देखते हैं हमारे पास सन भी है। ये सब भी हमारे लिए सब ज़रूरी हैं। अगर ये सब कुछ नहीं हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए हम इकोलॉजी में इन तमाम के बारे में पढ़ते हैं। नाउ 7th इज़ एम्ब्रियोलॉजी. Embryology is also called developmental biology. It is the study of progressive developmental changes which occur after zygote formation up to an organism is formed. देखिए, हम इसके अंदर zygote की developmental stages को पढ़ रहे हैं जब तक वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, दो जर्म सेल्स आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म जिसको हम जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट के अंदर कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं, कुछ सेल्स नए बनते हैं और कुछ स्टेजेस के बाद वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ये तमाम डेवलपमेंटल स्टेजेस हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। नाउ 8th इज़ टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, classification, scientific naming of living organism according to their similarities and dissimilarities. अच्छा जी, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का, साइंटिफिक नाम देने का नाम टेक्सोनॉमी है। अब हम इसको किस सूरत में इसको नाम देते हैं, हम देखते हैं कि जब कोई चीज़ सिमिलर है, एक जैसी चीज़ें हैं, उनको हम क्या करते हैं कि उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं और उनको एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं। डिफरेंट थिंग्स को हम डिफरेंट नाम देते हैं और क्लासिफाई करके उनको डिफरेंट क्लास में रख देते हैं। ओके, नाउ वी हैव जेनेटिक्स. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. इस साइंस में या इस बायोलॉजी की ब्रांच में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस क्या, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर आते हैं, जैसे कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, उसको हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। पैलियोंटोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स that lived in remote past and are now found as fossils in the rocks. यानी हम ऐसे एंशिएंट प्लांट्स और एंशिएंट एनिमल्स को पढ़ते हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हैं, यानी जो कि अब प्रेजेंट नहीं हैं, जो हमारा पास्ट थे, लेकिन अब ये बात है कि ये हमें फाउंड कहाँ से, मिले कहाँ से, दे आर प्रेजेंट ऑन इन द रॉक्स, यानी रॉक सेडिमेंट्स के अंदर वो अब हमारे पास पाए जाते हैं, यानी वो मर चुके हैं, सदियों पहले वो मर चुके हैं, जैसे कि डायनासोर्स मर चुके हैं और वो दफन हो गए रॉक्स के अंदर और बहुत वक्त गुजर गया, उनके ऊपर मिट्टी आ गई, पानी आया, मिट्टी आई और वो रॉक्स के अंदर दबे रह गए। और फिर ऐसा वक्त आया कि वहाँ पे शायद कोई जो है आसार मिले हों, लोगों को कुछ हड्डियाँ मिली हों, तो उन्होंने फिर उसको चेक किया और उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको बाहर निकाला। स्पेशल उनके पास टूल्स होते हैं, उसके ज़रिए निकाला, फिर लेबॉर्ट्रीज़ में उनको चेक किया गया कि वो पुराने एनिमल्स और प्लांट्स कैसे थे। तो उसके बारे में हम पैलियोंटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। It can be further divided into two branches, that is paleobotany. It is the study of plant fossils, and paleozoology. It is the study of animal fossils. We have biochemistry. It deals with the chemistry and chemical aspects of living organism. यानी इसमें हम जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो केमिकली किस तरह से बने हुए होते हैं या उसके अंदर किस तरह के बायो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर वो बायो मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके अंदर किस तरह के चेंजेस आएंगे, उनके डेवलपमेंट में किस तरह से चेंजेस आएंगे, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। नाउ वी हैव 12th ब्रांच विच इज़ माइक्रोबायोलॉजी.
It deals with the study of microscopic organisms such as viruses, bacteria. यानी हम इन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं which we cannot see with our naked eyes. We can see only by the help of microscope, just like viruses and bacteria. Okay. Now the last is biotechnology. It is the manipulation of living things, animals, plants, microorganisms for the welfare of mankind. इस बायोलॉजी की ब्रांच में हम जो हैं प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इवन एनिमल्स में ऐसी साइंटिफिक चेंजेस लाते हैं जिसकी मदद से हम जो हैं उसको मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसको हम साइंटिफिक जो हम चेंजेस लाते हैं वो हम किसके तहत लाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत, जिसके अंदर कुछ हार्मोन्स हो जाते हैं, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि हम प्लांट्स में, एनिमल्स में यूज़ करते हैं या इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में यूज़ करते हैं ताकि हमें बहुत बेहतर और अच्छी चीज़ें हासिल हों, जिनके ज़रिए हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि बेहतर योगर्ट्स बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, ब्रेड्स बना सकते हैं, इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम बना सकते हैं।